हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 20th नवंबर। 20th नवंबर यानी कि 20 नवंबर। 20th नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं उन सभी को हम एनालाइज करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स आज द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, they would be discussed here, analyzed here in a comprehensive and holistic manner in our daily newspaper analysis। शुरुआत करते हैं एंड आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आई शॉर्ट शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी जिसके थ्रू आप इजीली रिवीजन कर सकते हो विदाउट मेकिंग नोट्स। ओके, कोई भी दुख दर्द दुविधा हो रिगार्डिंग यूपीएससी यू कैन ऑलवेज कनेक्ट थ्रू मेल एंड इंस्टाग्राम। ओके, ऑलराइट, सिर्फ 190 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो दिस इज अ बिग 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 अलर्ट फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर येट स्लीपिंग, हु आर नॉट येट टेकिंग देयर preparations seriously। Today's pinch of positivity says nothing ever goes away until it teaches us what we need to know। यानी कि कई बार हम कई सारे फेलियर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद फेलियर्स ही फेलियर्स देखते जाते हैं एंड कई बार हम इससे काफी लो हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट अंडरस्टैंड, ये फेलियर्स तब तक आएंगे जब तक ये जो लेसन सिखाना चाहते हैं आपको नहीं सीख लेते। अगर आपने ये लेसन सीख लिए देन इट लीड्स यू टू गो ऑन अ बिगर सक्सेस। आपको एक ह्यूज सक्सेस के लिए, एक बिगर सक्सेस के लिए तैयार करते हैं ये लेसन्स जो आपको कई बार फेलियर होने के बाद, कई बार फेल होने के बाद मिलते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, आप कई सारे मॉक्स दे रहे हो, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या किसी भी चीज में एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन एफर्ट्स रियलाइज होते हुए नहीं दिख रहे, फेलियर बार बार दिख रहा है किसी भी चीज में, छोटी बड़ी जो भी चीज है, उसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, क्या है ऐसा जो आप नहीं सीख पा रहे हो। उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया ना तो बस हो गया काम। ओके, आगे बात करते हैं। पहला आर्टिकल जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से द हिंदू के पहले पेज पे। नाम है आर्टिकल का नो मनी फॉर टेरर। ये क्या है भाई? नो मनी फॉर टेरर एक कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली इंडिया में। इसमें बात कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर, कई सारे देशों के मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे होम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, नो मनी फॉर टेरर को, और इसमें मुद्दा है टेरर फाइनेंसिंग का। कहा यह जा रहा है कि जो टेररिज्म फैलता जा रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि टेररिज्म को फाइनेंसिंग मिल रही है, बार बार पैसा मिल रहा है, तो ये पैसे को रोकने की जरूरत है हमको। ओके, तो इंडिया ने कुछ चीजें प्रपोज करी। इंडिया ने बोला एक तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल डेफिनेशन हमको बनानी पड़ेगी रिगार्डिंग टेररिज्म, कि टेररिज्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जब तक हम टेररिज्म को डिफाइन नहीं करेंगे हम इसको रोकेंगे कैसे? तो टू स्टॉप टेररिज्म वी नीड टू डिफाइन इट, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ग्लोबल एफर्ट्स हमको करने पड़ेंगे टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तीसरी चीज एक जो प्रपोज की गई जिससे कि बाकी मिनिस्टर्स थोड़े से हक्के बक्के रह गए वो ये थे कि ये जो नॉन नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए, ये कहा हमारे होम मिनिस्टर ने। और इशारा ये था कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है इंडिया में बनना चाहिए। तो बाकी सारे लोगों ने बोला कि ठीक है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी पहले मुद्दों की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि देखो फाइनेंस जो हो रहा है, टेरर फाइनेंसिंग जो है, इसको लेकर ऐसा नहीं कि पहली ऑर्गेनाइजेशन या पहली कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर ऐसा नहीं पहली है ये। इसके पहले एक और है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये ज्यादा बड़ी है, ठीक है, और 1989 में बनाई गई थी, पेरिस फ्रांस में ये बनाई गई थी। ओके, हेडक्वार्टर्स हैं इसके। तो एफएटीएफ क्या है? एक प्रॉपर मल्टीलेटरल बॉडी है, मल्टीलेटरल बॉडी है जो कि टेरर फाइनेंसिंग और जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है उससे डील करती है कि ये नहीं हो। ओके, नो मनी फॉर टेरर जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है एफएटीएफ की, ठीक है। जबकि देखो एफएटीएफ में प्रॉपर मेंबरशिप है, देशों की मेंबरशिप है, लेकिन जो हमारे ये है नो मनी फॉर टेरर, ये एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है जिसमें सिर्फ मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है हमारे लिए। नाउ देखो, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो है ये आई कब 2018 में आई, फ्रेंच गवर्नमेंट इसको लेकर आई, फ्रेंच गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। काम ये था कि टेरर फंडिंग को चोक किया जाए, ठीक है, कहीं से कहीं तक टेरर फंडिंग ना हो पाए। 2019 में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई, 2020 में इंडिया में प्रपोज थी, लेकिन कोविड आ गया, 2 साल आगे बढ़ गई बात, और अब हमारे देश में ये नो मनी फॉर टेरर की कॉन्फ्रेंस हो रही है। ओके, इसमें क्या होता है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, अलग अलग नेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात करके इंटरनेशनल लेवल पर काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर आप कुछ एफर्ट्स कर सको। ओके, तो
कॉन्फ्रेंस जो है 2022 में, इसमें लगभग 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। 4 सेशन हुए हैं। पहला हुआ है ग्लोबल ट्रेंड ऑन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। दूसरा हुआ है यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ फंड्स फॉर टेररिज्म का। तीसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग। चौथा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एड्रेस चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग। ओके, तो ये पूरे 4 हमारे कॉन्फ्रेंसेस हुए, 4 सेशन हुए इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। ओके, अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद हमने एक नेशनल, 26/11 के अटैक के बाद बनी है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि डील करती है टेररिस्ट क्राइम से। दूसरी चीज है, इंडिया में ही एक एक्ट पास किया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एक एंटी टेररिज्म लॉ है। इसके अलावा यहाँ की इंफॉर्मेशन, टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है उसको गैदर करके सभी सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर करने के लिए बनाई गई है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड। साथ में एक ऑपरेशनल हब बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये क्या करेगा, टेररिस्ट अटैक्स अगर होते हैं तो उसको रैपिड रिस्पॉन्स देने का काम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ओके, आगे बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर क्या किया गया है। ग्लोबल लेवल पर एक तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म बनाया गया। दूसरा टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच बनाई गई यूएन ऑफिस में ही, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी बात करी दी है हमने, और इंडिया का जो एनुअल रिजोल्यूशन है काउंटर टेररिज्म को लेकर वो भी यहाँ पे चल ही रहा है यूएन के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है अंडमान सीक्स जीआई टैग फॉर निकोबार हुडी। अब ये क्या है, होड़ी का क्या मतलब है, निकोबारी होड़ी का मतलब क्या है। निकोबारी होड़ी यानी कि कार निकोबार, आप सभी को पता है निकोबार में कई सारे आइलैंड है, ठीक है। लेसर निकोबार, कार निकोबार, स्मॉल निकोबार एक्सेट्रा, ग्रेटर निकोबार। तो जो कार निकोबार है, इस कार निकोबार के आइलैंड पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो होड़ी बनाते हैं। ये होड़ी का क्या नाम है, क्या मतलब है। होड़ी का मतलब है एक बोट है, ठीक है। ये होड़ी देखो इस तरह की एक बोट रहती है, ये बोट दिख रही है आपको। ये बोट जो है ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू बनाई जाती है, ट्राइबल नॉलेज के थ्रू बनाई जाती है। इसमें पेड़ वगैरह की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लगाई जाती है, यूज की जाती है। तो ये होड़ी बेसिकली निकोबारी ट्राइबल ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निकोबार आइलैंड ग्रुप्स पे ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए। और इसमें टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही, लेकिन साथ में इंडिजिनियस नॉलेज भी चाहिए जो कि निकोबारीज के पास ही है, और उनका जनरेशन टू जनरेशन वो नॉलेज जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये होड़ी जो है लोकली अवेलेबल ट्रीज के थ्रू बनाई जाती है, आइलैंड के दूसरे आइलैंड पे जो ट्रीज हैं उनके थ्रू बनाई जाती है। एक जो मेजर चीज चाहिए होती है ये होड़ी बनाने के लिए वो ये कि जो ट्री है वो सीधी हो, ज्यादा ब्रांचेस उसकी ना हो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ट्री जो हो वाइडर भी हो, जो ट्रंक है ट्री का वाइडर हो, ओके, सो दैट एक चौड़ी नाव, एक चौड़ी बोट बना सके, ठीक है, एक वाइडर बोट बन सके। तो बेसिकली इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री को एक एप्लीकेशन मिली है ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से है, कि भाई हमारी जो निकोबारी होडी बोट है इसको एक जीआई टैग मिले, ठीक है। तो ये पहली ऐसी एप्लीकेशन है जो इस यूनियन टेरिटरी से आई है, और वो भी इस तरह के किसी प्रोडक्ट के लिए आई है। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये होड़ी की। तो देखो ये होड़ी आपको मैंने दिखा दी, ये इस तरह से ये होड़ी बनती है, ठीक है। एक बोट है ये, ठीक है, ट्रेडिशनल बोट है, इसको आप क्राफ्ट में कंसिडर कर सकते हो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो निकोबारीज ट्राइब है उनका। ओके, और इसी को यूज करते हैं ये जो ट्राइबल लोग हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए, खुद ही बनाते हैं ये। ओके, जीआई टैग की बात करूं तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये बेसिकली एक इंडिकेशन है कुछ गुड्स को अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ओके, कि कहाँ पे वो ओरिजिन हो रहा है, किस ट्राइब या किस कम्युनिटी में उसका ओरिजिन हो रहा है, किस रीजन में ओरिजिन हो रहा है, उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर गुड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसकी जोग्राफिकल टेरिटरी से डिफाइन होते हैं, इसीलिए उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं। जैसे दार्जिलिंग चाय, ठीक है, दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, पहला जीआई टैग इनको ही मिला था। तो दार्जिलिंग टी क्या है, एक ऐसी टी जो दार्जिलिंग से बनी है, दार्जिलिंग में बनी है, ठीक है, दार्जिलिंग से आती है। तो ये बेसिकली दार्जिलिंग टी जो है रीजन के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पे एक गुड के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। और इसको देने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट बना है 1999 का। ये जो है गवर्न किया जाता है डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक एग्रीमेंट से जिसका नाम है ट्रिप्स।
ओके। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सभी के लिए हो सकता है। 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। होता कुछ यूं है इसमें कि जैसे मान लो यहाँ दार्जिलिंग टी की बात हो रही है, तो दार्जिलिंग टी जो है उसको एक बार जीआई टैग मिल गया, इसका मतलब ये कि कोई भी और दूसरा पर्सन, मान लो मध्य प्रदेश में कोई यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, टी सेलर है, और वो कुछ भी चाय को दार्जिलिंग टी का नाम देकर अगर बेच रहा है, इसके बावजूद कि दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसको पीनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो जीआई टैग जो है बेसिकली ये बोलता है कि जिस भी चीज को जीआई टैग मिल गया, उसको आप, उसके नाम पे आप कोई और चीज नहीं बेच सकते, उसको आप अपने बिना ऑथराइजेशन के सेल नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको आप बिना ऑथराइजेशन के एक्सपोर्ट नहीं करोगे। और बेसिकली एक ये भी चीज होती है कि जीआई टैग से कोई भी चीज जो है, प्रोडक्ट जो है बहुत फेमस हो जाता है, तो उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत फायदा होता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर काउंट राइजेस टू 75 इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ये जो है यहाँ पे, और एक है पपीकोंडा नेशनल पार्क। ओके, मेजरली जो ये नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में आता है ये। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, ठीक है, और ये बढ़ने जो ये पॉपुलेशन बढ़ी है, ये काफी एक अच्छा सिग्नल है हमारे देश के लिए, और इसको आप पेपर 3 कंजर्वेशन से कनेक्ट कर सकते हो। रॉयल बंगाल टाइगर की बात करूं तो ये जो है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर्स की, जो कि पेंथेरा टिग्रिस टिग्रिस सब स्पीशी जो है उसका एक स्पीशी है, ठीक है, पेंथेरा टिग्रिस। और ये जो है नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। लगभग जो टाइगर्स की बात करूं तो यहाँ पे 70% जो टाइगर्स हैं, ठीक है, 70% जो टाइगर्स पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, उसके 70% इंडिया में मिलते हैं। और हमारा एक टारगेट था 2022 तक हमको पूरा करना था, हमने उससे पहले ही कर दिया। पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी 2010 में, और इसमें टारगेट ये रखा था कि हमको अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है बाय 2022। लेकिन हमने 2022 के आने के पहले ही अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये 1972 के इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। इसके अलावा आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। साथ में साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है फॉर द कंजर्वेशन पर्पस। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की। तो देखो भाई, टाइगर रिजर्व में ये जो आप देख रहे हो, ये है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में आता है। मोस्टली आंध्र प्रदेश के बीच में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में भी फॉल होता है। बात करें नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व की, तो देखो ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है पूरे इंडिया का, इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, ठीक है। और ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, 2 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। इसके अलावा नल्ला मल्ला हिल्स जो है, यहाँ पे ये फैला हुआ है, ये पूरा नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। इसमें 2 रिजर्वायर्स आते हैं, एक का नाम है श्री साइलम, दूसरे का नाम है नागार्जुन सागर। और कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है, कृष्णा रिवर इसको कट डाउन करती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ऑलराइट, बात करते हैं नेक्स्ट। इनकॉइस कीप्स अ वॉच ऑन बैरन आइलैंड वॉल्केनो। बैरन आइलैंड वॉल्केनो क्या है? पहली बात तो ये, बैरन आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के यहाँ पे एक आइलैंड है, जो पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर हमारे अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि आता है कहाँ पे, साउथ अंडमान पे आता है ये पोर्ट ब्लेयर। उसी के पास में, उसी के ईस्ट में एक आइलैंड आप देखते हो जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। ये फेमस है क्योंकि ये इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का ये। और इसका इरप्शन के साइंस को चेकआउट करने के लिए इनकॉइस जो है वो यहाँ पे वॉच लगाकर बैठी है। इनकॉइस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये एक वॉच लगाकर, एक नजर लगाकर रखी हुई है कि यहाँ पे धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही है, या फिर ऐसा भी है कि ये जो वॉल्केनो है, बैरन वॉल्केनो, ये 2018 में पहले लास्ट टाइम जो था 2018 में इरप्ट हुआ था, तो अभी चांसेस है कि इरप्ट हो सकता है। और अगर इरप्ट हुआ तो सुनामी, बहुत ज्यादा तेज सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। हम इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, इसीलिए पहले से इसके ऊपर वॉच रख के रखी हुई है, ठीक है। इसको मॉनिटर कर रहा है इनकॉइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, और इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ओके, ये वॉल्केनो लगभग 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में आता है पोर्ट ब्लेयर से। और ये मेजर यहाँ पे कॉज है
यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका। ठीक है, यहाँ पे स्मोक एमिट होती रहती है, और यहाँ पे मेजर अभी तक कोई डिस्ट्रक्शंस तो नहीं हुए हैं इस वॉल्केनो इरप्शन के कारण, लेकिन एक लोकलाइज्ड सुनामी आ सकती है जिसको भी हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमको पहले से पता चल जाए। प्रिवेंट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन एटलीस्ट उसके लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर चीज है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो सुनामी आई थी 2004 में, वो बहुत ही खतरनाक थी, इंडोनेशिया के आसपास से शुरू हुई थी, इंडिया को अफेक्ट किया था, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा और हो। तो इसीलिए इनकॉइस अभी से इसको वॉच कर रहा है। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट से इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो भाई, वॉल्केनोज की बात करें तो ये है एक्टिव वॉल्केनो, ये है डोरमेंट, और ये है एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? जिसका मैग्मा चैम्बर इस तरह से भरा हुआ है मैग्मा से, ओके, और जो बार बार बीच बीच में इरप्ट करता रहता है। अगर बात करूं ये बैरन आइलैंड वॉल्केनो की, तो 2018 में लास्ट इरप्ट किया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ही इरप्ट किया है, मतलब अभी एक्टिव ही है ये। डोरमेंट होता है जिसमें मैग्मा चैम्बर जो है स्लोली फिल हो रहा है, या फिर उसमें ज्यादा इरप्शन नहीं हो रहे हैं। और एक्सटिंक्ट वो जिसमें खत्म ही हो चुका है, मैग्मा है ही नहीं अंदर। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये मैप देख रहे हो इसमें ये देख रहे हो, ये पोर्ट ब्लेयर आपको दिख रहा है, ये है हमारा नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान। इस साउथ अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है। पोर्ट ब्लेयर के ही यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो ये बैरन आइलैंड आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बैरन आइलैंड ही है हमारा एक्टिव वॉल्केनो। इसके बाद ये लिटिल अंडमान भी आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लैटिट्यूड जाता है 10 डिग्री चैनल इसका नाम है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके अलावा यहाँ कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर ग्रेट निकोबार है, और एंड में इंदिरा पॉइंट है। जो अभी बात कर रहे थे ना निकोबारी होड़ी की, वो यहाँ कार निकोबार से रिलेटेड थी। ओके, ऑलराइट। इनकॉइस की बात करें तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका नाम है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर अंतर्गत आता है। हैदराबाद में लोकेटेड है, 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक यूनिट थी। ओके, और मैंडेटेड है ये कि यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ओशन इन्फॉर्मेशन ये दे, एडवाइजरी सर्विसेज दे, सो दैट कोई भी डिजास्टर वगैरह होने से बच सके, सिस्टमैटिक एंड फोकस्ड रिसर्च हो सके। ओके, ऑलराइट। बात करते हैं आगे, टू आइकॉनिक बैटल्स एंड मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। इसको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो, इंडिया की हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री है उससे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 60th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं दो आइकॉनिक बैटल्स की, इंडो चाइना वॉर के दौरान। तो इंडो चाइना वॉर जो हुई थी, कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इसको 60 साल पूरे हो रहे हैं। ओके, और इसी के साथ में दो बैटल्स हैं। ठीक है, वॉर क्या होती है? एक बड़ी चीज होती है, और वॉर के अंदर छोटी छोटी बैटल्स लड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे दो बैटल्स हैं जिनका नाम है, एक तो बैटल ऑफ वेलोंग, ठीक है, और दूसरे का नाम है बैटल ऑफ रेजोंगला। ठीक है, तो बैटल ऑफ वेलोंग और बैटल ऑफ रेजोंगला जो है, इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनके लिए 30 डेज का यहाँ पे कुछ इवेंट सेलिब्रेशन वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी आपको पता है कि 30 महीने से हमारा स्टैंड ऑफ भी चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, तो उस केस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ हेलोंग की। तो बैटल ऑफ हेलोंग आपको पता होना चाहिए कि ये 1960, सॉरी, बैटल ऑफ वेलोंग नाम है इसका। ये 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी, उसमें इंडियन आर्मी ने चाइनीज सोल्जर्स को 27 दिन तक रोक के रखा था। ओके, और उनका रिजर्वायर जो पूरा रिजर्व था खाने वगैरह का, वो खत्म करवा दिया था। तवांग सेक्टर से यहाँ पे वेलोंग तक में ये इन्होंने इनको रोक के रखा था। बहुत कम रिसोर्सेज के साथ इंडियन सोल्जर्स ने फाइट की थी चाइनीज सोल्जर्स के साथ। दूसरा है बैटल ऑफ रेजांगला। इसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने यहाँ पे कई सारे जो PLA यानी कि जो चाइनीज सोल्जर्स थे उनको हराया। 18,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ा गया था। अच्छा, जो बैटल ऑफ एलोंग है ना, उसके बारे में एक और चीज ये कि 3,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो बैटल थी लड़ी गई थी। और इसमें कोई अक्लेमेटाइजेशन नहीं हुआ था, यानी कि पहले होता है ना, सोल्जर्स को ले जाते हैं, फिर वहां पे थोड़े दिन उनको रुकाते हैं, और फिर उनको वॉर के लिए ले जाते हैं, सो दैट सोल्जर की बॉडी जो है अडेप्ट कर सके इस तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सीधे लड़ने भेज दिया था। मेजर शैतान सिंह जो है, वो यहाँ पे बैटल ऑफ रेजांगला में बहुत फेमस रहे। ठीक है, मेजर शैतान सिंह ने एंड मोमेंट तक अपनी जो आर्मी थी उसका साथ नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी। और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था, जो कि कंट्री का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ओके, तो बैटल ऑफ वेलोंग की बात करें तो ये ओनली काउंटर अटैक है इंडिया का, जो 1962 में चाइना के अगेंस्ट किया था हमने। ओके, और ये वॉर 14 to 16 नवंबर में लड़ी गई थी 1962 में। इसमें कुमाऊं इन्फेंट्री बटालियन के लोग थे इन्वॉल्व, और यहाँ पे आर्मी जो थी उसको पुल बैक करने को कह दिया गया था, क्योंकि जब फाइनल जो लैग था बैटल का वो हार रही थी आर्मी, तो उनको पुल बैक करने को कह दिया गया था। ओके, वेलोंग जो है मेनलैंड इंडिया जो है उसका ईस्टर्न मोस्ट टाउन है, मेनलैंड इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाउन है। पड़ता है ये लोहित रिवर के बैंक पे। ओके,
रेजांगला की बात करें तो ये एक माउंटेन पास है लद्दाख में, ओके, एलएसी के पास में, चुशुल और स्पनगुर लेक के बीच में ये पड़ता है, ओके। बैटल की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें काफी जो नंबर था जो इंडियन सोल्जर्स का वो आउट नंबर था, और यहाँ पे सोल्जर्स के पास ज्यादा कुछ था नहीं रिसोर्सेज, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थे, और ऐसे में उन्होंने ये बैटल लड़ी थी, ओके। तो रेजांगला और वेलोंग दोनों बैटल्स का याद रखना। लास्ट हमारा आज का आर्टिकल है हाइपरटेंशन, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। हाइपरटेंशन जो है, इंडिया में कुछ रिसर्चेस में पता चला हाइपरटेंशन जो है इंडियन एडोलेसेंट्स में बढ़ता जा रहा है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कम से कम 3 या 4 बच्चों में से हर एक बच्चे को ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे 60% तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मोस्टली प्रेवलेंट है पुअरर कंट्रीज में, ठीक है, देन द रिचर कंट्रीज। तो इसको आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, इसको जीएस पेपर 2 हेल्थ वाले टॉपिक से भी कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और साथ में हायर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर रीडिंग जो है वो 140 ओवर 90 mm से भी ज्यादा हो जाती है। इसमें हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, दो तरह का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जब आप सांस लेते हो, जब आप हार्ट पंप करते हो, जब आप सांस अंदर लेते हो, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब आप सांस छोड़ते हो डिस्टोलिक होता है, यानी कि आप हार्ट को अपने रिलैक्स कर देते हो और ब्लड को रिफिल करने लगते हो, तो ये होता है डिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक और साइस्टोलिक प्रेशर होता है। और देखो यहाँ पे यूजुअली हाइपरटेंशन अगर नहीं है तो हार्ट इस तरह से नॉर्मली पंप करेगा, ब्लड फ्लो आसानी से होगा। लेकिन अगर हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है तो ब्लड पंप जो है वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और देखो यहाँ से ब्लड प्रॉपरली फ्लो भी नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है, इसीलिए आगे जाके कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस होते हैं, इसीलिए हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होती है, ओके। सिम्टम्स क्या है, डिजीनेस होना, ठीक है, एक चक्कर आना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, नौजिया यानी कि वॉमिट जैसा फील होना, वॉमिटिंग होना, फेंट हो जाना, ठीक है, साथ में इसके साथ चक्कर आना, ये सब जो है हमारी स्लीपीनेस या फटीग रहना हमेशा, ठीक है, ये जो है ये सिम्टम है हाइपरटेंशन के, ओके। नाउ देखो ये हाइपरटेंशन के ऊपर आर्टिकल क्या है। हाई ब्लड प्रेशर जो है ऑलरेडी इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी एक नया यहाँ पे रिसर्च आया इंडियन नेशनल हेल्थ पोर्टल पे, जिसमें ये कहा गया 30% इंडियन अडल्ट जो हैं उनके जो ब्लड प्रेशर हैं वो एलिवेटेड हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में ज्यादा ऐसा है, रूरल एरियाज में हल्का सा कम है, पर है, ठीक है। लेकिन ये जो बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जो एक साइलेंट डिसीज के तौर पे आता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डराने वाले हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक तक इसके कारण आ सकता है, ओके। और ये जो चीज है, अभी बेस्ट फॉरवर्ड इसका जो तरीका है, बेस्ट आगे क्या करना चाहिए, तो वो यही है कि प्रिवेंशन किया जाए, स्पेशली चाइल्डहुड में, ओके। अभी रिपोर्ट्स आई कि ये बताया गया 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं इंडिया में, उनको भी ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है। हो क्यों रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ओवरवेट होना, ओबेसिटी होना, जो हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होना, हेमोग्लोबिन का कम होना, ज्यादा होना, ये जो चीजें हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं, ओके। इसके अलावा आप देखोगे कि हाई ब्लड प्रेशर रूरल एरियाज में इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे ये रूरल जो बच्चे हैं या रूरल एडोलेसेंट है वो अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे स्पेशली हैबिचुअल फिजिकल फैसिलिटीज, जो फिजिकल एक्टिविटीज है कम हो गई है, बैठे बैठे काम करने वाली, मोबाइल पे लगे रहने वाली एक्टिविटीज बढ़ गई है। साथ में जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड रेडी टू ईट फूड जो होता है ना, उसको लेने से, उसको कंज्यूम करने से भी ये जो इशू है हो रहा है, हाई सॉल्ट लेवल, हाई शुगर कंटेंट होने से भी ये हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन आ रही है, ओके। तो बेसिकली अभी कोशिश हमको यही करनी चाहिए कि हाइपरटेंशन के ऊपर सारा डाटा कलेक्ट कर लें, और बर्डन को, हाइपरटेंशन के बर्डन को कम करने की कोशिश हम करें, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल जो कि रिसर्च पे बेस्ड था बेसिकली। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज ड्राइव्स डेंगू स्प्रेड इन फ्रांस। फ्रांस में ये डेंगू बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये कैसे हो रहा है, देखो भाई, यहाँ पे पता चलता है हर साल लगभग 100 मिलियन डेंगू केसेस आते हैं, जिसमें से 10,000 लोगों की डेथ होती है अक्रॉस 125 कंट्रीज, ओके। ये पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है इन कंट्रीज में, उसमें डेंगू स्प्रेड हुआ है, ठीक है। इसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रोल निभा रहा है, क्यों, क्योंकि डेंगू जो होता है एक वायरस के कारण होता है, ठीक है, मॉस्किटोज के कारण होता है, और ये मॉस्किटोज अच्छे फैल रहे हैं व्हेन टेम्परेचर इज राइजिंग।
तो टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जब टेम्परेचर राइज होता है तो एंडेमिक कंट्रीज के बाहर भी ये डेंगू फैलने के चांसेस होते हैं, फास्ट वायरल एम्प्लीफिकेशन के चांसेस होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन फास्ट करते हैं मॉस्किटोज। तो टेम्परेचर बढ़ा, क्लाइमेट चेंज हुआ, वेक्टर को अलाउ किया, वायरस को अलाउ किया गया यहाँ पे कि भाई आप भी फैल जाओ फिर दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी। तो यहाँ पे फ्रांस में देखने को मिला, लगभग 65 केसेस आए हैं फ्रांस में, और कंटिन्यूसली यूएस में, वियतनाम में, फिलीपींस में, इन सभी देशों में इन सभी देशों में जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इंडिया में या ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो डेंगू होता है दैट इज बिकॉज ऑफ एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी वेक्टर। लेकिन इन कंट्रीज में, यूरोप की कंट्रीज में जो यहाँ पे डेंगू हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एडीज एल्पोपिक्टस वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि जो मॉस्किटोज एडीज इजिप्टी वेक्टर को कंटेन करते हैं वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते इतने ठंडे माहौल में यूरोप के, इसीलिए एडीज एल्बोपिक्टस जो है ये वेक्टर वाले मॉस्किटोज यहाँ पे सस्टेन कर पा रहे हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यूरोप में धीरे धीरे ये जो केसेस हैं बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो डेंगू की बात करें, एकदम ट्रेडिशनल डेंगू की बात करें जो इंडिया में होता है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है। ये अनइन्फेक्टेड है, ठीक है, ये पर्सन है जो इन्फेक्टेड है डेंगू से, इसने जाके इसके ऊपर फीड किया, ठीक है, इसको बाइट किया, बाइट करने के बाद इसका डेंगू इस मॉस्किटो के पास आ गया और ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड हो गया डेंगू से। अब ये जीवन भर जिस जिसको काटेगा ना उसको डेंगू फैलाएगा। ओके, तो ये इस तरह से डेंगू ट्रांसमिट होता है। कुछ बात करें इसके बारे में तो 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन हर साल हो रहे हैं। ओके, 70% डेंगू इन्फेक्शन पूरे एशिया में हो रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो 70% केसेस हैं वो एशिया में ही है। 34 to 40% जो केसेस हैं पूरे एशिया में वो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, स्टडी ये भी इंडिकेट करती है कि 33 मिलियन जो डेंगू केसेस हैं वो इंडिया में है। फर्स्ट डेंगू केस जो इंडिया में आया था 1946 में आया था। पहला मेजर एपिडेमिक जो डेंगू के कारण आया था 1963 में आया था। ओके, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो, एनवायरनमेंट को क्लीन रखो। स्टैग्नेंट वाटर अगर कहीं पे भी रुका हुआ है, कहीं पे भी पानी रुका हुआ है, उसको खाली कर दो, उसको रुकने मत दो, क्योंकि ऐसे पानी से ही इस तरह के मॉस्किटोज पनपते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करो, कॉइल स्प्रे यूज करो। एक बार अपनी जो ऑब्जर्व ड्राई डे, एक दिन पूरा ड्राई डे रखो। ओके, कीप ड्रेन्स वेल मेंटेन एंड रिपेयर चोक्स, तो चोक्स जहाँ पे भी हो रही, चोकिंग हो रही है अगर वहाँ पे पानी की, तो उसको ठीक करना है। और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। अगर लगता है डेंगू हो गया है तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ और उससे ठीक करवा लो। ठीक है, तो हाई फीवर अगर 48 आवर्स से ज़्यादा है तो फिर यू शुड सी अ डॉक्टर। ओके, तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। और इसके अलावा डेंगू से कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो तो ये बता चुकी हूँ आपको। फुल स्लीव्स क्लॉथ पहनो, मॉस्किटो से बचो, फॉगिंग से बचो। ओके, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ऑलराइट, अच्छा, फ्रांस की लोकेशन देख लो भाई। फ्रांस जहाँ पे ये डेंगू फैल रहा है ये जो है यहाँ यूरोप में आता है। इसके पास में एक साइड पे स्पेन है, दूसरी साइड पे इटली, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, जर्मनी, बेल्जियम, ये सब है। ओके, इंग्लिश चैनल पड़ता है ऊपर, नीचे है मेडिटेरेनियन सी और वेस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, और पेरिस जो है वो इसका क्या है? पेरिस इसका कैपिटल है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के करंट अफेयर्स इतने ही थे। आपका पहला क्वेश्चन आज का जो जीएस से है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है और इसका जो आपको आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मत भूलना कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल। आज की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो ज़रूर से अपना कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना। एंड इस लेक्चर को अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।